नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नतीजे का दिन। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको इलेक्शन से जो परिणाम से रूबरू कराते आ रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, लगातार रुझान मिल रहे हैं। बीजेपी 156 सीटों पर चल रही है आगे। कांग्रेस 17 सीटों पर बनाए हुए बढ़त। आम आदमी पार्टी भी 5 सीटों पर आगे। 3 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बारी। रुझानों में गुजरात में बीजेपी आगे है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे है। चलिए अब सीधे मेहमानों से रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चेतन सिंह हैं, भाजपा नेता हैं। आनंद तारण कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और आम आदमी पार्टी से मिनाज आलम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिनाज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बड़ा जोर शोर से कह रहे थे आप कि गुजरात में आप आने वाली है। आप तो 5 तक भी नहीं पहुंच पाए, 2.5 का अंक भी पार नहीं कर पाए। और हिमाचल प्रदेश में तो शून्य बटा सन्नाटा। जी आपने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तो बात करी, आपने दिल्ली एमसीडी की बात नहीं करी। उसकी बात कर चुके ना, आज के नतीजों की बात कर रहे हैं हम तो। जी देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव में उतरी थी। प्रेडिक्शन सारी पार्टियां करती हैं, सारा नेतृत्व करता है कि हम जीत रहे हैं और प्रयास सब करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन जनता ने जो प्यार और विश्वास आम आदमी पार्टी को पहले ही चुनाव में दिया है, वो उसको कमतर आंकना बड़ा ही गलत। ये खुला संकेत है कि आने वाले टाइम में, भविष्य में आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत अच्छा करने वाली है। और जो 5 या 6 अभी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सुबह तो ये 6 थी, शायद 1 सीट और गिर गई हमारी और हो सकता है ये बढ़ जाए। तो 5 विधायक आए या 6 विधायक आए, हम उस विधानसभा को रोल मॉडल बना के पेश करेंगे, अरविंद जी का रोल मॉडल बना के पेश करेंगे जनता के सामने। और ये सीटें अगले चुनाव आते आते बहुत बढ़ जाएंगी। चलिए, गुजरात को तो छोड़ देते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंजाब से लगा हुआ है, दिल्ली से भी लगा हुआ है। आपने अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, पंजाब की भी बात कर लेते हैं। वहां क्यों खाता नहीं खोल पा रहे हैं आप? या वहां समझा नहीं पाए केजरीवाल? देखिए, आपने पूरे चुनाव के दरमियान देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस जो था, हमारा पूरी एनर्जी जो थी गुजरात में और एमसीडी चुनाव में थी। इसमें कोई मतलब वहां पहले ही हार मान ली थी आपने? आपको परिणामों का अंदाजा था तो इसलिए वहां मेहनत नहीं की? और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही थी उस हिसाब से हमारा संगठन नहीं था। उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन गुजरात में और एमसीडी चुनाव में हमने बहुत अच्छा किया। जनता ने हमें भरपूर प्यार, स्नेह और समर्थन दिया और जनादेश का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा मिनाज जी आपके पास। चेतन जी, बधाई हो आपको। गुजरात में आपने 7वीं बार और खतरनाक तरीके से बहुमत हासिल किया है। मतलब छप्पड़ फाड़ के समर्थन दिया है आपको जनता ने। लेकिन हिमाचल में नहीं मिल पाया वैसा। गुजरात में मोदी जी का जादू चला, हिमाचल में क्यों नहीं चला? देखिए ब्रजेश जी, अब तो परिणाम तस्वीर सब साफ है। अब अपेक्षित नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस्तीफा देने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब तो जनता का दिया हुआ जनादेश आ गया है। हमने देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे हिमाचल हो, गुजरात हो, आसाम हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। काम करना हमारा काम है। उस काम पर जनादेश देना, हमारी कार्य को चेक करने का अधिकार तो जनता को है ना। हो सकता है उसने हमारी कार्य में कुछ गलतियां पाई हो, जिसके कारण कुछ कारणों से, कुछ थोड़े से मार्जिन से हम लोग 10 सीटें हारे हैं, जिसकी संख्या
32 से लेकर के 1000 के बीच में। तो यह तो जनता का दिया हुआ जनादेश, अब उसके लिए वर्ड से नहीं है। जनता ने जो हम पर भरोसा दिया है, उस भरोसा को फिर से हम बढ़ाने के लिए जनता के दर दर पर जाएंगे और अपने कामों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में काम करेंगे और फिर से जो हमने हमारा भरोसा खोया है जनता के बीच में, जनता से आशीर्वाद चाहेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि 2024 में जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में मिलेगा। रही बात गुजरात की, तो गुजरात की तस्वीर चुनाव के दिन से बहुत साफ थी। वहां का जो जनादेश है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, लेकिन गुजरात और गुजरात की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी अस्मिता से जोड़ करके चुनाव करके देखा था। और यही कारण है कि जब से गुजरात राज्य का गठन हुआ है, इतनी बड़ी जीत किसी को भी नहीं मिली है। और आज जिस प्रकार से, चाहे वे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे AIMM हो, जिन लोगों ने माननीय मोदी जी को केंद्र बना करके जो सारे विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उन सारी बातों का जवाब गुजरात की जनता ने दिया है। हम गुजरात की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इतना बड़ा जनादेश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व पर भरोसा करके दिया है। और हमारा नेतृत्व भी आज नतमस्तक है गुजरात के आगे। और जिस उम्मीद और उमंग के साथ हमने चुनाव का शुभारंभ किया था, उसी उम्मीद और उमंग के साथ जनता की जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी अब भारतीय जनता पार्टी के सामने गुजरात में है। निश्चित रूप से अगर हारे हैं तो उसका भी स्वागत है, और जीते हैं तो उस जनादेश का भी स्वागत है। हम किसी भी हार और किसी भी जीत के लिए अब किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं। अभी उपचुनाव में जहां लोग कल तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे, मैं उनके बयान सुन रहा था कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। तो ब्रजेश जी, परिणाम के साथ भरोसा और विश्वास और अविश्वास नहीं करना चाहिए। हमको जो भी आयोग है उसकी निष्पक्षता पर भी थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए। चुनाव तो आज है, 4 दिन के चुनाव है नहीं है, लेकिन जनता के बीच में बने रहोगे तो निश्चित रूप से आज हारे हो तो कल जीत भी जाओगे। और यही भारतीय जनता पार्टी करती है। हारे हैं तो क्या, हमने दिल से हार को स्वीकार नहीं किया, जनता के बीच में फिर से जाएंगे, फिर से उसका भरोसा जीतेंगे। लेकिन एक बात आज तय हो गई कि जब जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करेगा, तो जनता 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के बचाव में उतरती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख रहे हैं। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हम MCD चुनाव की बात दिल्ली में नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र, अगर आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का MCD को लेकर के जो सर्वे है, सच में आप देखिए कि कितना चौंकाने वाला सर्वे है। और चुनाव घोषित होने तक वो सर्वे था, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, नेतृत्व, कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि नेट टू नेट पर आकर के हम थोड़ा पीछे रहें। वहां भी हम फिर से प्रयास करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली की जनता का जनादेश हमको मिले, इस बात के लिए पूरी जान लगा दें। आऊँगा मीनाज जी, आपके पास आऊँगा जवाब लेने के लिए, लेकिन आनंद तारण जी, खुशी होने का दिन तो आज कांग्रेस के लिए भी है। एक राज्य आपने वापस हासिल कर लिया बीजेपी से, लेकिन जहां राहुल गांधी गए थे उस राज्य में कुछ करिश्मा नहीं कर पाए, बल्कि और घाटा हो गया। क्या प्रधानमंत्री पर जिस तरह से हमला किया था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, रावण से तुलना की थी, वो भारी पड़ गया? नहीं तो कुछ और परिणाम होते यहाँ भी। देखिए, जनता पार्टी क्या है कि गुजरात में कितने % मतदान हुआ, क्या कारण, क्यों रोका गया लोगों को मतदान करने से? निश्चित रूप से चीजों की परिणति तो जमीन पे आएगी। तो जो कितने डरे हुए सहमे हुए लोग हैं कि लोगों को मतदान नहीं करने दिया। लोगों के सोशल मीडिया पे आपने देखा खून से लथपथ मिल रहे हैं, महिलाओं तक को नहीं बचता। तो ये सब चीजें जो गुजरात में हुए, गुजरात में क्या कारण है? अगर आपने विकास किया है, गुजरात मॉडल की बात की है, तो क्या कारण है कि गुजरात में मतदान कम हुआ? सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन मार्क बोल रहा हूं मैं, कि क्या कारण है कि गुजरात में मतदान कम हुआ? निश्चित रूप से बहुत सोचनीय बात है। पूरा देश, पूरा मीडिया, हुआ तो आपने आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने रोक लिया। हिमाचल में भी तो उनकी सरकार थी, वहां भी रोक सकते थे। आप देखिए ना किस तरह से रोका गया, किस तरह से उन्हें मतदान से वंचित किया गया, ये हमने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरह से देखा। और जहां तक मतदाताओं की बात है, निश्चित रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से समस्त मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र में विश्वास करके और अपना मतदान दिया। लेकिन यहाँ जनता ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि आपकी तुलना भारी पड़ गई इस बार भी गुजरात में? पहले भी आपने जिस तरह से नीच आदमी
औकात, मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो भारी पड़े थे, इस बार रावण भारी पड़ गए। नहीं, आप ये देखिए कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस तरह के अलंकारों से उपकृत किया गया था, वो सब हम भूल गए। मतलब हम मोदी जी के लिए बोल दिया तो किसी ने वो भारी पड़ रहा, मगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए जो बोला और कौन किस व्यक्ति ने बोला, तो जो सत्ता में था उस समय उनने बोला, और इसके मतलब हमारे चश्मे इस मामले में अलग अलग है। ये हमें विचारना चाहिए। लोकतंत्र में निश्चित रूप से हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा का ध्यान तो सबको रखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने कहीं बोला है तो वो तकलीफ दे होगा, और दूसरे बोले तो वो सब स्वीकार है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसको तकलीफ पहुंच गई? आदरणीय, मैं ये तो निवेदन लगे करना ऐसा रहा चाहता है हूं। जैसे बीजेपी चेतन जी भी अभी कह रहे थे कि जनता को तकलीफ पहुंच गए आपके शब्द। देखिए, ये बोलना अलग बात है, लेकिन मैंने तो आपसे बोला ना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 टर्म से वहां पर है, और इसके बाद वहां मतदान कम हो रहा है। तो क्या कारण है? इसका मतलब ये कि लोग या तो लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, वो हमने देखा है सोशल मीडिया पे, वो सब चीजें अच्छी तरह से आई। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा है, अंदाजा लगा रहा ये हो भी आप। देखा है कि लोगों के साथ मारपीट करी गई, उन्हें मतदान से वंचित किया गया, उन्हें वोट नहीं डालने दिए गए। ये भी एक सोचनीय बात है। अच्छा, जितने लोगों को रोक दिया, मान के चलो आपकी बात में दम हो, जो सोशल मीडिया पे आपने देखे वो भी वोट दे देते तो कितना हो जाता? देखिए ये बातें हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में मतदान कम होना सोचिए बात है, और उस पार्टी जो सत्ता में है इसके बाद अगर मतदान कम हो रहा है बहुत गंभीर बात है। तो ये कैसे अंदाजा लगाया जाएगा आनंद जी कि मतदान किस वजह से कम हुआ? के काम करते, मतदान देते करते क्यों नहीं करा? क्या कारण है उसके पीछे? ठीक है चेतन जी, मतदान कम हुआ उसके पीछे आपकी पार्टी है, क्योंकि आप वहां सत्ता में थे, लगातार लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पाए मतदान के प्रति, तो कम हुआ है। और जो रोक दिया आपने जबरिया तरीके से कांग्रेस के वोटरों को, इस वजह से ये स्थिति हो गई कांग्रेस की। ब्रजेश जी, मैं तो पहले ही कहा था कि 10 सीटों के जो परिणाम है, अगर यही करना होता तो उसको तो बदलना बहुत इजी काम था। सबसे बड़ी देश की समस्या कांग्रेस की यही है कि वो अपनी कमियों पर कभी विचार नहीं करते, अपने कार्यक्रमों पर विचार नहीं करते, अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते, वे हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। दिल्ली में इतने कम कैसे आए? आम आदमी पार्टी का तो ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं ना, वो कैसे आपसे ज्यादा आगे बढ़ गई? भैया संघर्ष करो, जनता के बीच में जाओ, कभी भारत की माँ को, कभी माननीय मोदी जी को, कभी श्री राम जी को, कभी देश को, कभी देशवासियों को, कभी सरकारों को, कभी संविधान को, कभी कोर्ट को, कभी पुलिस को, कभी प्रशासन को, केवल दोषारोपण करने का ठेका लेकर के रखा है आपने। हिमाचल में जीत फिर किस कारण से आपकी हुई, इसका भी बता दीजिए कि हिमाचल में कोई आपने वहां पर कोई आसमानी सुनामी ला करके खड़ा कर दिया था, जिसके कारण शासन प्रशासन गड़बड़ी नहीं कर पाया और आपकी सरकार बन गई। इतनी बचकानी बातें आनंद साहब मत करा करो। चैनलों पे लाखों लोग हमको और आपको देखते हैं, कम से कम ऐसे आप डिफाइन करो कि लोगों को लगे कि नहीं नहीं ये नेशनल पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इस पर कुछ ना कुछ तो दम होगी। मैं नहीं जानना चाहता और न उसमें पढ़ना चाहता कि किसने किसको रोक दिया। मैंने तो मेरी चर्चा में कहा था ना, कल तक जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के रामपुर की मतगणना का विरोध कर रहे थे, आज वो कह रहे नहीं चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया। तो ये परिणाम के साथ सुर बदलना, परिस्थितियों के साथ सुर बदलना, ये देश और देश के लोकतंत्र की प्रणाली में कहीं से स्वीकार करने के योग्य नहीं होगा। तो वर्तमान में तो आनंद साहब आप चिंता मत करिए, संविधान की संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट पर जो सीजीआई के रूप में काम कर रहे हैं, भूतो न भविष्यति, कल्पना मत करिए आपकी कोई गड़बड़ कर पाएगा। तो देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के सरकारें काम कर रही हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। देख नहीं रहे हो ईडी को लेकर के किस तरह के सुर निकलते हैं, सीबीआई को लेकर के किस तरह के सुर आ रहे हैं, लेकिन आप पर कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जो आप ये कह पाओ कि नहीं नहीं ये कार्रवाई गलत है, क्योंकि कार्रवाई सब सरकार सही कर रही है। देश में पहली बार जिन लोगों ने काले धन को अपना धन समझ करके रखा था, उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ताबड़तोड़ उन पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि सरकार का हर संभव भ्रष्टाचार को रोकने में सहयोग कर रही है। बिल्कुल। तो आनंद जी, हिमाचल में आपकी भाषा अलग, गुजरात में परिणाम आए तो भाषा अलग आपकी। ठीक है, जवाब ले लेंगे। सूर्यकांत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, दोनों पार्टी के लिए खुशी की बात तो है, दोनों जगह से परिणाम आए, लेकिन हिमाचल के परिणाम के बारे में कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल फैक्टर है, हर 5 साल में वह सरकारें बदल ही जाती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ यही वजह है
या कांग्रेस ने वह मेहनत नहीं की? जिस तरह से हम देख रहे थे गुजरात में आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा में से छोड़कर राहुल गांधी गुजरात में प्रचार करने गए थे, हिमाचल में नहीं, फिर भी ये हाल। देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल का जो इतिहास रहा है, वहाँ हर 5 साल बाद मतदाता सरकार बदल देते हैं, और मुझे लगता है कि वही वजह प्रमुख बनी है कि वहाँ पर सरकार बदल गई। हाँ, लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, और जैसा कि अभी सामने आ रही है जानकारी कि करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने काफी कम मार्जिन से खोया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, उनके रणनीतिकारों को इस बात का हमेशा दुख सालता रहेगा। यह मौका था कि वो उस मिथक को तोड़ सकते थे, हिमाचल की परंपरा को तोड़ सकते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ खामी छोड़ी होगी, अन्यथा जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया है, एक जगह वो 32 मतों से हार गए, इसके अलावा 1000 से कम मतों से करीब 1 दर्जन सीटें हारे। उसकी वजह ये है ना सुरगान जी, सिर्फ 1% वोट कम हुआ बीजेपी का, 1% सत्ता से बाहर हो गए। निश्चित रूप से देखिए, कहीं ना कहीं स्थानीय संगठन की भी उसमें कमी रही है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव वाले राज्यों में दावा करती है तो 10% मत वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है, 50% तक मतदान को लेकर। दूसरा, पन्ना प्रमुख, पहाड़ प्रमुख, तमाम तरह के बूथ प्रमुख, बूथ की समितियां बनाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें खामी तो रही है संगठन की और सरकार की। अगर नहीं होती खामी तो निश्चित रूप से उसे मिलने वाले मतों में कमी नहीं आती, बल्कि वृद्धि होती, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का वहाँ का माहौल है, उसके हिसाब से कांग्रेस को वहाँ पर कम मेहनत में ज्यादा फल मिला है, क्योंकि वहाँ परंपरा है कि हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं। तो ब्रजेश जी, मैं तो इसी को एक बड़ी वजह मानता हूँ, मेरे हिसाब से 2 वजह यही है। तो इसमें आप कांग्रेस का कम योगदान मान रहे हैं, जो वहां पे चले आते हैं नतीजे हर 5 साल में बदलने के, उस कारण कांग्रेस को सौंप दी उनने सत्ता। आम आदमी पार्टी को भी तो दे सकते थे ना सूर्यकांत जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं है, आम आदमी का वहाँ वैसा संगठन नहीं है, और आम आदमी ने वहाँ वैसी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ, ये तो मीनाज जी भी स्वीकार कर लिए कि गुजरात पे फोकस था, वहाँ मैदान छोड़ दिया था एक तरह से उन्होंने। निश्चित रूप से उन्होंने सही स्वीकार किया, अगर वहाँ संगठन खड़ा होता उनका, वो उतनी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उन्हें मिलता। लेकिन वहाँ इस तरह की संभावनाएं पहले से नहीं थी। गुजरात पर उनके फोकस करने की वजह थी कि गुजरात नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से सूरत में उनके पार्षदों की संख्या सामने आई थी, 2 दर्जन से अधिक पार्षद निर्वाचित हुए, तो उन्हें संभावनाएं गुजरात में ज्यादा अच्छी लगी। और गुजरात में उन्होंने, आपको याद होगा, पटेल आंदोलन के जो हार्दिक पटेल के साथ के नेता थे, उस नेता उन्होंने तो आप में शामिल कर लिए, उसका फायदा भी उन्हें मिला है। आप देखिए, 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। अगर 5 सीटों भी मिल जाती है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी लगातार सत्ता में रही हो और वो संघर्ष कर रही है अपने बजट के लिए, और वहाँ पर आप जैसी पार्टी को अगर 5 सीटें में पहले चुनाव में मिल जाती है। जी, हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही विकल्प बनती जा रही है। तो गुजरात में अच्छा मौका था उसके पास, हिमाचल में अच्छा मौका था उसके पास, जिस तरह से हमने पंजाब के परिणाम देखे थे, या हम दिल्ली के परिणाम देख रहे हैं। निश्चित रूप से, लेकिन आप देखिए, ये तो स्वयं आप आदमी पार्टी अपने आरोपों में कह चुकी है। आम आदमी के पास चुनाव प्रचार के लिए कौन 2 चेहरे हैं? प्रमुख रूप से उनके या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या फिर उनके उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अब जाकर पंजाब में उनके मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका प्रभाव गुजरात, हिमाचल या अन्य राज्यों में कितना है, आप मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस गुजरात पर था, और गुजरात में उसे फायदा मिला और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और आपके बीच जो प्रतिद्वंदिता हुई है मतों को लेकर, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और गुजरात में सबसे बड़ी भूल कांग्रेस, लेकिन वो बाकी के देश में अन्य राज्यों में 51% वोटिंग की बात करते हैं, 51% मत हासिल करने की बात करते हैं। गुजरात में तो उन्होंने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए। नहीं तो आप देखिए ना, मैं गुजरात पर आ रहा था, गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, नरेंद्र मोदी को टारगेट करना उन्हें बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो दोनों बड़े नेताओं पर
खासतौर पर नरेंद्र मोदी उस पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अगर टारगेट किया जाता है तो उनके रणनीतिकार इतनी अच्छी रणनीति बनाकर आरोप लगाने वाले दल के नेताओं को और उस दल को, लेकिन वो तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है ना। आपको नहीं लगता हर बार वही गलती दोहराती है कांग्रेस? निश्चित रूप से मेरा आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह कांग्रेस के आरोपों को भुलाया गया और उसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया गया, उस वजह से कांग्रेस के पास ऐसी कोई बात नहीं थी और न ही कांग्रेस एकदम से अवाक रह गई तो हुआ क्या आखिर, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी के पास वो चेहरे हैं, वो रणनीति है और वो संगठित रूप से चुनाव प्रचार करने की क्षमता है कि वो एक तो मिनाज वही गलती तो आप भी कर गए एक तरह से कि गुजरात पे आपने फोकस किया। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री पे हमला करती रही, गुजरात पे आपने फोकस किया तो हिमाचल में भी कुछ नहीं कर पाए, गुजरात में भी कुछ नहीं कर पाए, 5 पे आगे चल रहे हैं बस। जी 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 ब्रिजेश जी, जहां तक सवाल कांग्रेस का है तो कांग्रेस, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात है कि कांग्रेस वहां पर चुनाव में थी ही नहीं। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो बिल्कुल निष्क्रिय थी वहां पे चुनाव में। और आम आदमी पार्टी की आप जो बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये 5 सीटें आना और 15% के लगभग मत आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिजेश जी, चेतन जी, हमारे चेतन भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, काफी सक्रिय है, नरेला विधानसभा के हैं निवासी। ये कह रहे थे कि एमसीडी चुनाव मार्च में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे की बात कर रहे थे। जब उन्होंने अपना सर्वे कराया तो उनको पता चला था कि अभी अगर चुनाव होंगे तो ये 0 पे बहस कर चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि पड़ोसी में तो आप कुछ नहीं कर पाए, असर उधर दिख जाना चाहिए था, हिमाचल में दिख जाना चाहिए, पंजाब का असर हिमाचल में दिख जाना चाहिए था। लेकिन आनंद जी, सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं कि गलती वही बार बार आप दोहरा देते हैं, और चेतन जी ने भी सवाल उठाया था कि हिमाचल में आपकी भाषा अलग होती है, वहाँ परिणाम आपके फेवर में जाते हैं। और सूर्यकांत जी तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हिस्टोरिकल फैक्टर है कि हर 5 साल में सरकारें बदल जाती, इसलिए आप जीत गए, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी मैदान छोड़ के जा चुकी थी, गुजरात में पूरा फोकस कर रही थी, तो जनता ने आपको चुन लिया, वरना आपने उतनी मेहनत वहाँ की नहीं थी जितनी मेहनत आपकी गुजरात में दिख रही थी। देखिए अब तो कांग्रेस के फेवर में आ गए ना। सुना सूर्यकांत जी तो कह रहे थे कि 10 सीटों पे मेहनत कर लेती भाजपा। अरे भाजपा ने तो बहुत मेहनत करी। प्रधानमंत्री का फोन आया कि कैंडिडेट के पास जिसने निर्दलीय फार्म भरा था उसके पास प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं कि तुम अपना पर्चा वापस ले लो। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय व्यक्ति से बोल रहा है कि तुम अपना फार्म वापस ले लो। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती गुजरात। शर्मनाक क्या, ये गंभीरता भी तो हो सकती है कि कितने गंभीर है एक सीट के लिए। गंभीर है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। उसके लिए जब वो प्रधानमंत्री पद पे होता है तो उसके लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम चीजें देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा खोई है, वो अलग बात है कि देश में किस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया, और ये सब शब्दबाग दिखाए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सब धरातल पे जाएंगे और धराशायी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर चढ़ने वाले दिन थे वो अब समाप्त हो गए। अब धीरे धीरे क्षरण होगा भारतीय जनता पार्टी का, और निश्चित रूप से ये तो आनंद जी कैसे होगा क्षरण? मध्य प्रदेश आप कह रहे हैं सब्जबाग प्रधानमंत्री जी ने दिखाए हैं, तो वो सब्जबाग क्या हिमाचल में नहीं चले, गुजरात में ही चले, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में नहीं चले? देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जहाँ फोकस था वहाँ हमने काम किया, वहाँ हम पूरी तरह से सफल हुए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें कांग्रेस विजयी श्री। तो आप ये कह रहे हैं ना कि गुजरात पर फोकस नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं क्या? गुजरात में हमारे जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे, सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जिस तरह से प्रेशर में ले लिया था मुझे, यहाँ वहाँ गुजरात का मामला अलग है, पर नरेंद्र मोदी अमित शाह का मामला है कि जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आते, उन्होंने पूरी अपनी शक्ति लगा ली। किस तरह से मैंने बोला ना कि किस तरह से लोगों को प्रेशराइज किया, किस तरह से फर्जी मतदान हुआ, किस तरह से लोगों को मतदान करने से गया, किस तरह से मतदाताओं की पिटाई की गई, ये सब चीजें दिख रही है सोशल मीडिया पे, आप देखिए सब चीजें आपको दिखेंगी। चेतन जी देखिए, ये जनता का दिए हुए जनादेश का अपमान है।
और मैंने पहले भी कहा था कि जनता अरे लेकिन है या चेतन भाई, हर मतदान कम परिस्थिति क्यों में हुआ? जनता का चेतन भाई, नहीं। जब कोई काम करता है, देखिए, गुजरात मॉडल की पूरे देश में ऐसा बात है, होती है, आनंद क्या साहब, कारण है कि ये क्या कारण है कि नहीं, मतदान कम हुआ? इसके सबसे बड़ी हमें बता गंभीर रहे बात है कि हैं, मतदान इसके कम क्यों कारण हुआ? और हो सकते हैं कि कांग्रेस का जो नकारात्मक प्रचार है, कांग्रेस की जो इस देश में नकारात्मक भूमिका है, उसके कारण जो आपको वोट देने जाना चाहते थे उन्होंने दिया। आप अपना स्क्रीन उठा करके देखिए कि कहाँ वोट आप परसेंट आपका था और कहाँ आकर के आप गिरे हो। नोटा भी है भाई, गिरेबान नोटा पे का बात भी है करके नहीं व्यवस्था। देखना चाहते। नोटा भारतीय की जनता व्यवस्था भी है, पार्टी का चेतन वोट भाई। का परसेंट नोटा की 53.95 व्यवस्था है। भी है। हमारा वोट का परसेंट बढ़ा है। आनंद साहब, कहाँ रहते हो आप? भारतीय जनता मैंने पार्टी का आपसे वोट जब का परसेंट 50 के ऊपर चलेगा और अभी फर्जी आप सो मतदान रहे हो। किया आपने, यही फर्जी मतदान कांग्रेस की किया। मूल बीमारी पूरी है। वो प्रेशर कांग्रेस पॉलिटिक्स की है अपनी गुजरात में, बीमारी का क्योंकि इलाज नहीं करना प्रधानमंत्री वहाँ के, चाहती। गृह मंत्री वो वहाँ के, केवल ये बताना चाहती है कि हम सब ठीक है, सामने वाले देश बीमार के है। घर में प्रधानमंत्री, कैंसर गृह का मंत्री मरीज पड़ा, गुजरात उसको के, ठीक करिए निश्चित पहले रूप आप। से आनंद बात साहब, प्रेशर पॉलिटिक्स होगी। आप देश में जनता का जन्मत, हिमाचल जनता में का देख दिया लीजिए, हुआ आपको सब समझ में आ जनादेश, गया। उस जनादेश को स्वीकार करिए। आनंद साहब, मेरे से मुंहजोरी करके कुछ हासिल नहीं होगा आपको मेरे दोस्त। आप जनता के दिए हुए जनादेश को, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, इस प्रणाली को स्वीकार करिए। जनता ने जो परिणाम दिया है उसको आत्मसात करिए, अपनी कमियों का मंथन करिए और निकल जाइए फिर से गुजरात को नापने के लिए कि आज गिरे हैं तो क्या कल हम खड़े होकर के भैया, दिखाएंगे। मैं तो पूरे देश की जनता से, जो चुनाव हुए उन पूरी देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक। मैंने किसी भी पार्टी को दिया, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनके मैं भी प्रति चाहता आभार हूँ व्यक्त आनंद जी, करता हूँ। समय भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे जारी रखें। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात के जो रुझान आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। साल